हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। देखो, एडजेक्टिव के पिछले पार्ट में हमने डेफिनेशंस देखी, टाइप्स देखे और ये देखा कि एडजेक्टिव्स को यूज कैसे किया जाता है। लेकिन आज जो पढ़ाने वाला हूं ना, यहाँ पे अगर आपने कमांड बना ली तो आपकी इंग्लिश की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एडजेक्टिव में अगर मैं बोलूं क्वेश्चन कहां से बनेगा, तो वो आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से ही बनता है। इसके अलावा इसमें एक और पार्ट है, आ फ्यू, द फ्यू, इसको देखेंगे। तो देखते रहिए पूरे वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में क्या क्या होने वाला है। तो कल जैसे हमने लास्ट में खत्म किया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, तो अभी हम लोग टाइप्स उसके कुछ बचे हैं, 2-3, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिटेल में देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, ये क्या है। इसके बाद फ्यू एंड लिटिल को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पार्ट्स बनते हैं, आ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। इसके बाद लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। पेन पेपर साथ में लेके बैठ जाओ, क्योंकि नोट्स बनाते जाओगे उतना ही बढ़िया है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम तो स्टेट पीएससी में, क्या हमें इतना पढ़ने की जरूरत है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कंसाइज कंटेंट रखा है। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही तो लग रहे हैं एक चैप्टर में। सोचो, अगर मैंने टोटल 15 वीडियोस किए और उस 15 वीडियोस में आपको रफली 10 से 12 घंटे लगते हैं, तो क्या बुरा है कि आपके वहां पे जो 8, 10, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे हो जाए। ठीक है, तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए आपने ईच एंड एवरी पढ़ा होगा, ठीक है। इसी को आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में रखते हैं। इसमें होता क्या है, ये शो करता है दैट पर्सन और थिंग आर टेकन सिंगली और सेपरेटली। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो ये दिखाता है कि किसी पर्सन को, मतलब व्यक्ति को या चीज को सिंगली रखा गया है। मतलब या तो उसे एक कर दिया गया है या फिर उसे सेपरेटली अलग कर दिया गया है। सेपरेट मतलब अलग करना, ठीक है। इस तरीके के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे अब यहां पे एग्जांपल है आपके सामने, ईच बेगर वॉज गिवन आर्म्स, ठीक है। इसे आर्म्स बोलते हैं। अब ईच बेगर मतलब क्या हुआ, जो प्रत्येक भिखारी है। लेट्स से एक टेंपल है, ठीक है। इस टेंपल के बाहर काफी सारे भिखारी बैठे हुए हैं और आप गए पैसे देने या फिर भीख देने। आप भीख में कुछ भी दे सकते हैं। आर्म्स का मतलब भीख होता है, ठीक है। भीख पैसे की भी हो सकती है, खाने की और कपड़े की भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे अब जितना भिखारी बैठे, लेट से 25 भिखारी बैठे हैं, 25 भिखारी हैं, ठीक है। अभी 25 भिखारियों में से आपने एक एक को क्या दी, भीख दी, ठीक है। ईच का मतलब यहां पे क्या हो गया, प्रत्येक, एक एक। आगे आते हैं, लिखा है ईच गर्ल विल मेक अ स्पीच, मतलब प्रत्येक लड़की। अब मान लो आपका स्कूल है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपका स्कूल है। अब आपके स्कूल में एक फंक्शन हो रहा है। अब उस फंक्शन में क्या है कि जितनी भी लड़कियां, उन्हें एक स्पीच देनी है। तो मेक अ स्पीच मतलब स्पीच देना। अब जितनी लड़कियां, उनकी बात करी जा रही है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ईच गर्ल मतलब प्रत्येक लड़की को। अगर 50 लड़कियां हैं तो एक एक लड़की आकर के स्पीच देगी। उम्मीद करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव समझ आ गया। इसके बाद आपका आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन पूछना है। मैंने आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाए थे, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे इंटेरोगेटिव की बात करी जा रही है, तो ऑफ कोर्स यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, यही इसका काम होता है। तो दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, ये नाउन के साथ यूज किए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। अब एक बात याद दिलाता हूं प्रोनाउन की। प्रोनाउन में ऐसा था, व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने देखा व्हाट, विच के साथ कोई भी नाउन नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा कि विच, हुज, इनके साथ एक नाउन आएगा, और जब ये नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। अब एडजेक्टिव की बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। ये बात आप सबको पता ही है, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। तो इस बात को भैया ध्यान देना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दी तो फिर वही गलतियां कर ले जाओगे। मैं बार बार सिर्फ एक ही चीज आपको याद दिला रहा हूं कि आप प्लेसमेंट को ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, विच बुक इज योर्स, आपकी कौन सी किताब है, ठीक है। अब काफी सारी किताबें हो सकती हैं, उनमें से आपकी कोई एक किताब होगी। तो आपसे पूछा गया, भैया इनमें से आपकी कौन सी किताब है, ये बता दीजिए, ठीक है। ये योर्स क्या है, याद आ रहा हो तो पजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था आपको, पूरी की पूरी लिस्ट थी वहां पे। यही है खेल शब्दों का। ओके, आगे आते हैं, लिखा है विच रोड शुड वी टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। अब मान लो काफी सारी रोड है, लेट्स से आप यहां पे खड़े हो, अब एक रोड यहां गई, एक यहां गई, एक यहां गई, एक यहां गई, एक यहां गई। अब इनमें से जो 5 रोड है, इनमें से कोई एक रोड स्टेशन की तरफ जाती होगी, हो सकता है सारी की सारी भी जाती हो।
तो अब आप पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी रोड लेनी चाहिए हमें स्टेशन पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए पूरा ये आपका जो विच है ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि रोड एक नाउन है। वेरी गुड, आगे आते हैं। विच वे विल यू गो, आप कौन से रास्ते में जाएंगे। अब देखिए जब ऐसा कोई बोलता है ना विच वे विल यू गो, तो इसका मतलब सिर्फ रास्ते से नहीं होता जहां पे आप अपनी कार बाइक को लेके चले जाते हो। इसका एक मतलब और होता है कि जिंदगी में आप किस रास्ते में जाएंगे। आप पढ़ाई करेंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप चोरी करेंगे, आप गुंडे बनेंगे, आप पुलिस वाले बनेंगे, तो ये भी एक तरीका होता है। इसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। कहते हैं ना तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, समझ जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, वही वाला है। इसी तरीके से हुज फोन इज देयर, आप काफी सारे फोन रखे हैं, लेट्स से आपके यहाँ पार्टी है, तो भैया ये फोन जितने रखे हैं इनमें से आपका फोन कौन सा है, या फिर किसी का फोन रखा है उससे पूछा गया भैया ये किसका फोन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो बस यही तक था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं पजेसिव एडजेक्टिव। वैसे तो इसको भी थोड़ा बहुत मैंने बताया ही हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि इसको समझाया नहीं है, इसको भी समझा चुका हूं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, कैसे इसको यूज किया जाता है। पढ़ाया था आपको प्रोनाउन में और टाइप्स में, मैंने इसका इंट्रोडक्शन करा दिया था। जब बात पजेसिव एडजेक्टिव की आती है तो जो एडजेक्टिव पोजीशन दिखाएं या रिलेशनशिप दिखाएं उन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब पोजीशन मतलब भाई आपकी एक गाड़ी है, ठीक है, मान लो ये आपकी गाड़ी है। अब ये गाड़ी में आप पोजीशन दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे कि ये मेरी गाड़ी है, वो आपका दोस्त कह रहा है मेरी गाड़ी है, तुम दोनों कह रहे हो ये हमारी गाड़ी है। तो ठीक है, ये जो आपने माई और आर जैसे शब्दों को लगाया ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या शब्द है, माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स। अब एक बात सुन लो ध्यान से, बहुत ही ज्यादा अच्छे से, वो ये कि भाई देखो ये ऐसा नहीं होगा कि तुम अकेले लेके चले जाओ, जैसे माइन, आर्स, योर्स को यूज करते हो, इसके साथ नाउन आएगा। एग्जाम्पल आपके पास, आर डॉग हैज बिट दियर रैबिट। ठीक है, तो हमारे कुत्ते ने, अब देखिए यहां पे डॉग के पहले आर लगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब डॉग एक ई है तो हैज लग गया सिंगुलर वर्ब। बिट दियर रैबिट, अब देखिए रैबिट एक एनिमल का नाम है, नाउन हुआ। पिछले वीडियो भाई देखो देखते जाओ, मैं बार बार तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा हर चीज को, लेकिन याद दिलाता जाऊंगा, तो उसके लिए पिछला बार बार देखना जरूरी है। मेहनत करनी पड़ती है, मुझे पता है इंग्लिश का डर है, लेकिन हमेशा बना के नहीं रख सकते। तो रैबिट की बात आई, रैबिट एक जानवर का नाम है, तो दियर। अब दियर यहां पे क्या करेगा, पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। समझ में आई बात, आगे आओ। दैट इज दियर स्कूल, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, कुछ याद है, दिस, दैट, दीज, दोस। इसके बाद वर्ब आ गई। सब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, कौन करता है, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। तो यहां पे जो दैट है ये आपका क्या है भाई, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या सब्जेक्ट। ठीक है, अब स्कूल एक नाउन है, स्कूल के पहले आया दियर, तो दियर क्या हो जाएगा, ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव। आगे आओ, हर पर्स वॉज लॉस्ट, पर्स किसका, उसका, हर किसके पहले आया, पर्स, पर्स क्या है, एक नाउन है, और ये हुआ आपका खो गया है। द रोज हैज इट्स ओन फ्रेग्रेंस, मतलब जो गुलाब है भैया उसकी खुद की खुशबू होती है। फ्रेग्रेंस मतलब खुशबू, और ये इट्स लगा। अब इट्स आपको पता है नॉन लिविंग के लिए इट्स लगाते हैं, पूरी लिस्ट आपको प्रोनाउन में कराई थी, जाके देख लो, पूरा चार्ट बनवाया था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव के सब कुछ समझाया था वहां पे। तो यहां मैंने आपके पूरे टाइप्स पूरे कर लिए। यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे पूछता है भाई कौन सा एडजेक्टिव लगेगा। स्टेट पीएससी में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक टाइप्स खत्म हो गए, आपको भी समझ में अच्छे से आ गए। अब हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ये अगर पार्ट समझ में आ गया तो समझ लो गंगा नदी पार हो गई। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। तो देखिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में बात करी जाए तो 3 होती हैं ये। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लेना। पहला क्या है, पॉजिटिव, दूसरा क्या है, कंपैरेटिव, और तीसरा क्या है, सुपरलेटिव। जब पॉजिटिव डिग्री की बात करी जाए या कंपैरेटिव की बात करी जाए तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसके लिए आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर रख रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने लिखा है 1,
जब पॉजिटिव डिग्री की बात करी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन होता है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो आपने सिर्फ एक पर्सन के बारे में ही कुछ बताया तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा। इसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोग होते हैं, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ए एंड बी का, तो ए का कंपैरिजन बी से या बी का कंपैरिजन ए से किया जाएगा, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में दो लोग होते हैं। अब देखिए, दो लोगों का मतलब सिर्फ दो पर्सन नहीं है, दो लोगों का मतलब दो चीजों से भी हो सकता है, दो कंपनी से भी हो सकता है, दो गाड़ियों से भी हो सकता है, लंच और डिनर से भी हो सकता है, आदमी की क्वालिटीज से भी हो सकता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ये क्वालिटीज, ये चीजें क्या होती हैं। इसके बाद होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे सुपरलेटिव डिग्री में देखिए मैंने आर लिखा हुआ है, अब ये आर एक है और इसके बाद ये पूरी की पूरे और भी लोग हैं, मान लो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब है, या फिर इनके नाम है राम श्याम घनश्याम गीता बबीता सुनीता पुनीता बलविंदर सुखविंदर। तो ये जो आर है ये इन सब में से बेस्ट है। ये जो आपको डार्क दिख रहा है ना, ब्लैक कलर में सब दिख रहा है ना, इन सब में बेस्ट कौन है? आर है। तो ऐसे को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में रखते हैं। ये पिक्चर दिमाग में रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। अब एक एक करके एग्जाम्पल देता हूं, चीजें समझ में आएंगी, पहचानना सीखना है, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आपकी पॉजिटिव डिग्री की। अब लिखा है गीता इज अ टॉल गर्ल। देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ बात गीता की करी जा रही है कि गीता लंबी है। यहां यह बात नहीं करी जा रही कि गीता सुनीता से लंबी है, गीता पूरी क्लास में सबसे ज्यादा लंबी है। यहां सिर्फ गीता के बारे में बात करी जा रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन की बात करी जा रही है। तो यह आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। ही इज अ वॉइस मैन। अब ये ही का मतलब हिमेश भी हो सकता है। हिमेश एक क्या है? वॉइस मैन है, ठीक है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद लिखा है राम्स एप्पल इज स्वीट। राम का एप्पल, अब यहां पे मतलब सीता के और लक्ष्मण से नहीं होगा, यहां सिर्फ और सिर्फ राम के एप्पल की बात करी जा रही है। देखिए अपोस्ट्रोफी पढ़ाया था, अगर पिछला सही से पढ़ रहे हो ना सब याद आएगा और एक एक चीज सामने दिखेगी। मेरे तरीके को अब तक आप समझ गए होंगे, मैंने जितने भी अभी तक 6-7 वीडियो दिए हैं ना, तो उसमें से मैं शब्दों को याद कराना सिखा रहा हूं कैसे समझते हैं, और वो समझ गया तो आपको बार बार हिट ये करेगा कि हां मैंने ऐसा कुछ जरूर पढ़ा था, एपोस्ट्रोफियस कुछ पढ़ा था। और यहां तक भी अगर तुम हो तो भाई साहब आपका सिलेक्शन होगा, इंग्लिश की वजह से तो नहीं रुकेगा। तो राम्स एप्पल इज स्वीट, मतलब राम का जो एप्पल है वो क्या है? वह स्वीट है, वह मीठा है, ठीक है सर। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी कंपैरेटिव डिग्री की। अब ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री को कैसे यूज करते हैं, इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई कंपैरेटिव डिग्री में दो लोग होंगे, है ना। जब दो लोग होंगे तो दो लोगों में कंपैरिजन होगा, और इसके लिए हम कंजंक्शन देन को यूज करते हैं। पहली बात क्या यूज होगा? देन। अब दूसरी बात, दो लोगों का कंपैरिजन होगा तो कैसे होगा, इस बात को समझने की कोशिश करना, मेरी बातों को एक मिनट ध्यान से सुनना। मैं हूं, मेरा चेहरा है, अच्छा मेरे चेहरे का कंपैरिजन आपके जूते से हो सकता है क्या? मेरे पेन का कंपैरिजन आपके लैपटॉप से हो सकता है क्या? आपके कुत्ते का कंपैरिजन आपके बिल्ली से हो सकता है क्या? या आपका कंपैरिजन आपकी भैंस से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कहोगे तो नॉनसेंस है। बिल्कुल यही बात है। तो जब भी कंपैरिजन होता है तो सर वो सेम क्लास के लोगों से होता है, मतलब आदमी का आदमी से, लड़की का लड़की से, एक या फिर कुत्ते का कुतिया से, कुत्ते का कुत्ते से, गाय का गाय से, बैल से, ऐसे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी से भी कर दिया, सेम क्लास में होना चाहिए। मतलब लड़के और लड़की का कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि वो ह्यूमंस में आ गए ना। बात समझ में आ गई? मैंने लड़का लड़का बोला, लड़की लड़की बोला क्योंकि उनका भी हो सकता है। ओके, अब जैसे यहां पे लिखा है राम इज टॉलर देन गीता, ठीक है। तो देखो राम क्या है? लंबा है, किससे? गीता से। तो यहां पे देन लगा, ठीक है, मतलब राम लंबा है और गीता छोटी है। क्या पहले वाले में हमने दो लोगों का नाम लिया? नहीं लिया। दिल्ली इज कोल्डर देन कैलकाटा। दिल्ली, दिल्ली ठंडी है, किससे? कैलकाटा से, जिसे आप कोलकाता बोलते हो। तो इसके लिए हमने देन लगाया। हरीज एप्पल इज स्वीटर देन रामाज। तो भाई साहब देखो यहां पे बात ऐसी है कि हरी के पास एप्पल है,
ओके, और यहां पे राम के पास भी एप्पल है, तो इनका दोनों में से हरि का जो एप्पल है वो ज्यादा मीठा है और राम का कम मीठा है। ओके, अब एक बात को और समझो, लिखा है रामास, क्या दोबारा एप्पल लगाने की जरूरत है? सर नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है हम एप्पल की बात कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन कई बार बनता है, एग्जामिनर क्या करेगा, एप्पल को यहां पे भी लिखेगा और राम के बाद भी लिखेगा। अगर राम के बाद वो फिर से एप्पल लिख दे, या जरूरी नहीं एप्पल लिखे, कुछ भी लिखे, तो आप उसे क्रॉस कर दीजिएगा, मतलब वहां पे गलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हुआ आपका कंपैरेटिव डिग्री। एंड रुको रुको, अभी जल्दी नहीं है, मैं अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, इसमें सिर्फ रटाक के नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी आदत नहीं है भाई। वीडियो 15 के 16 हो जाए, लेकिन सीखना अच्छे से। आगे और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग द को यूज करते हैं, द के अलावा एसटी, ईएसटी जैसी चीजों को भी यूज किया जाता है, वो मैं अभी कंपैरिजन से समझाऊंगा। ठीक है, पेशेंस रखो, एक बार में सब कुछ नहीं सीख सकते, आपको भी पता है, मैं भी नहीं सिखा सकता, आपको पता है। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक पर्सन होगा और वो सब में बेस्ट होगा। अब लिखा है गीता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, मतलब ये पूरी की पूरी क्लास है, इस क्लास में इतने सारे लोग हैं और ये आपकी गीता है, और गीता सबसे ज्यादा लंबी है पूरी क्लास में। ठीक है, तो लिखा है गीता इज द टॉलेस्ट, मतलब कंपैरिजन हुआ क्लास के सारे बच्चों से। वहां लड़कियां भी हो सकती हैं, वहां लड़के भी हो सकते हैं, उन सब में सबसे लंबी कौन है? गीता है। आगे आते हैं, लिखा है श्याम्स एप्पल इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, तो किसका एप्पल? श्याम का एप्पल क्या है? सबसे ज्यादा मीठा है। किसमें? सब में। इज माय पॉइंट क्लियर? तो श्याम का एप्पल, मतलब भाई साहब मान लो यहां पे पूरी की पूरी क्लास है या 30-40 लोग और हैं, उन सबके पास भी एप्पल है, लेकिन उनमें से जो श्याम के पास एप्पल है वो सबसे ज्यादा मीठा है। पिछली बार जब हम कंपैरिजन करा रहे थे तो जो आपका एप्पल था वो हरी से था, लेकिन अब सबसे है। आगे आते हैं, लिखा है रीता इज द मोस्ट चार्मिंग ऑफ ऑल द सिस्टर। अब इसका मतलब क्या? एक मिनट सोच के देख लो, इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है कि भाई जितनी भी सिस्टर हैं या जितनी भी बहनें हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चार्मिंग कौन है? रीता है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक दो बातें जरूर नोटिस करी होंगी। जब मैं कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा था तो हमने देन लगाया, जब सुपरलेटिव की डिग्री की बात कर रहा था तो द लगाया, उसके बाद पहले टॉल था फिर टॉलर हुआ, अब टॉलेस्ट हो गया, पहले स्वीट था फिर स्वीटर हुआ, अब स्वीटेस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए चार्मिंग के साथ हमने खुद ईआर और एसटी नहीं लगाया, लेकिन हमने मोस्ट लगाया। अब ये सब क्या है? तो देखिए सर, इसके लिए हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ललित इज हंग्री, तो ललित भूखा है। ओके, ललित इज हंग्रियर देन महेश, तो मतलब ललित ज्यादा भूखा है महेश से, सीधी सी बात है। ललित इज द हंग्रीएस्ट ऑफ ऑल, मतलब ललित सब में सबसे ज्यादा भूखा है, मतलब हो सकता है उसे 2-4 दिनों से खाना ना मिला हो। तो सर यही आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखिए अभी तक अलग अलग स्लाइड में था, एक स्लाइड में इसलिए दे दिया कि आपको दिख जाए। यहां ललित अकेला है पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में ललित है और उसके साथ महेश है, लेकिन सुपरलेटिव भी है तो ललित है और ललित के अलावा सब कोई भी है। ठीक है, सामने दिख रहा है। अब मैं आपको थोड़ा फॉर्मेशन सिखा देता हूं, फॉर्मेशन सीखने के बाद कुछ और एग्जाम्पल सिखाऊंगा, सो दैट कभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। जैसे कि आपके सामने लिखा है बाई एडिशन ऑफ ईआर और ईएसटी टू द पॉजिटिव डिग्री, मतलब कहने का कि एक नॉर्मल सा एडजेक्टिव है, उसके साथ अगर आप ईआर जोड़ते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, और ईएसटी जोड़ते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। ठीक है, जैसे ब्राइट है तो ब्राइट में मैंने ईआर जोड़ा तो बना ब्राइटर, और ईएसटी जोड़ा तो ब्राइटेस्ट। इसी तरीके से फास्ट है तो फास्टर एंड फास्टेस्ट। ग्रेट है, इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, अदरवाइज लिखते जाओ। इसी तरीके से ग्रेट से बना ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। देखिए बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लिमिटेशन पे बता रहा हूं। इसी तरीके से हाई हुआ तो हायर एंड हाईएस्ट, काइंड हुआ तो काइंडर एंड काइंडेस्ट, लॉन्ग से बना लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। इसी तरीके से रिच बना रिचर, रिचेस्ट। देखिए ईआर ईएसटी जैसे वर्ड को यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से टॉल बिकम टॉलर एंड टॉलेस्ट, एंड थिक बिकम थिकर एंड थिकेस्ट। मेरे साथ भी बोलते जाओ और लिखते भी जाओ,
देखो पढ़ते जाओगे याद हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कौन सी डिग्री क्या है। अब जैसे कि अभी हमने बात करी ER और ST की, ठीक है। अब इसी के अलावा इसमें है R और ST, पिछली बार EST था, अब कुछ और चेंज हो गया, जैसे ब्रेव है। अब इसमें आप इस तरीके से भी समझिए कि अगर कोई कुछ वर्ड्स हैं जो ई से एंड होते हैं, तो आप उसकी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए R ऐड कर दीजिए, और उसी को सुपरलेटिव बनाने के लिए आप ST जोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए लिखा है बाई एडिशन ऑफ R एंड ST टू द पॉजिटिव डिग्री एंडिंग इन IE। मतलब ब्रेव है तो ब्रेवर हो गया, देखिए सिर्फ R लगा है, ER नहीं लगा, और ST लगा दिए तो ब्रेवेस्ट। इसी तरीके से फाइन है तो फाइनर एंड फाइनेस्ट, लार्ज है तो लार्जर एंड लार्जेस्ट, नाइस नाइसर एंड नाइसेस्ट, इसी तरीके से नोबल नोबलर एंड लोबेस्ट, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दो चार और भी हैं, जानना जरूरी है, ये जान गए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कुछ बचता नहीं है। आगे देखिए, अगर Y से वर्ड एंड हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो भाई Y को I में चेंज करके ER लगा दीजिए या EST लगा दीजिए। तो जैसे अगर कॉस्टली है तो कॉस्टली आपका पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। जब ये पॉजिटिव डिग्री है तो इसके साथ मैं Y को ड्रॉप करूंगा, I लगाऊंगा और ER कर दूंगा, तो बना कॉस्टिलियर, और इसका सुपरलेटिव बना कॉस्टिलियस्ट। देखिए बोलना भी सीखिए, कॉस्टिलियर, ठीक है। ड्राई ड्रायर एंड ड्राइएस्ट, इजी, देखिए वाई है, ड्रॉप किया, IER हो गया, इजियर। इसी तरीके से इजिएस्ट, इसी तरीके बना हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। बात समझ में आ रही है ना? पक्का? कोई डाउट, किसी तरीके का कोई डिस्कशन करना हो तो बता देना। शब्दों को थोड़ा थोड़ा याद रखो। पहले वाले में क्या बताया भाई, पॉजिटिव डिग्री में ER और EST लगाना है, ठीक है। दूसरे में मैंने आपको बताया कि अगर वर्ड है तो आप उसमें ER और ST लगा सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने बताया कि भाई अगर आपका Y है तो ड्रॉप करके IER और EST कर सकते हैं। कहानी थोड़ी सी आगे, ये आपके कुछ बने, मतलब अब इसमें ER और EST तो लगेगा, कैसे लगेगा इसे देखिए। When positive degree end in a consonant with a vowel, we double the consonant then add ER, ठीक है। जैसे अगर कॉन्सोनेंट लगा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे डबल कर देंगे और ER और EST लगा देंगे। जैसे आपको पता है बिग, डिम, फैट, हॉट, ये जो GMT आया तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, हमने किया बिग का बिगर, बिगेस्ट, डिम का डिमर, डिमेस्ट, एंड फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। लेकिन अब पता है यहां पे एक कंफ्यूजन है, कई बार क्या होता है कि ER, IR, ST, EST जैसे शब्द काम नहीं करते, हम किसी और तरीके से बनाते हैं। क्योंकि अब देखो, जैसे मान लो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर बोलोगे तो ऐसे लगेगा हाँ सर क्या मजाक उड़ा रहे हो क्या, नॉनसेंस हो जाता है ना। इसी तरीके से कोई ब्रिलियंट बोलेगा तो ब्रिलियंटलर, तो बोलने में ही लगेगा, एक तो वैसे इंग्लिश नहीं आती और अब इस तरीके की बोलनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग मोर एंड मोस्ट को ऐड करते हैं। तो मतलब कुछ ऐसी पॉजिटिव डिग्रीज हैं जिसपे ER, ST, EST ऐसे जो वर्ड्स हैं वो नहीं लगते, तो हम उनके साथ मोर एंड मोस्ट को जोड़ते हैं। तो जैसे एक्टिव है तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा मोर एक्टिव एंड सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट एक्टिव, ठीक है। हाँ दा जरूर लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से अट्रैक्टिव तो मोर अट्रैक्टिव एंड मोस्ट अट्रैक्टिव। अगर इसी तरीके से ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्रिलियंट तो मोर ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। केयरफुल मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। और इसी तरीके से करेजियस, मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस। सो दिस इज हाउ वी फॉर्म पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और इसके लिए मुझे आपको थोड़े से एग्जांपल्स और देने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई है। देखिए वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ है यहां पे भी अभी जानने के लिए। कम से कम अगर ये मैं बैंकिंग एसएससी में बात कर लूं तो 1 से 1.5 घंटे चला जाता है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है मैं उस हिसाब से बात करूंगा। अब देखिए जैसे यहां पे लिखा है, हर शब्द को पहचानने की कोशिश करेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद मजा आ जाएगी। जैसे लिखा है माई हाउस इज बिगर देन योर्स, समझिएगा किसका घर, मेरा घर। बिगर है, कंपैरेटिव डिग्री हुआ, आपने देन को यूज किया। अब देखिए योर्स लगाया, योर्स मतलब क्या हुआ,
पजेसिव प्रोनाउन है और अकेले चलता है, याद आ रहा है। कुछ लोग कहेंगे योर हाउस कर दो, नहीं सर, एक बार हो चुका है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं, इसीलिए तो हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन दिया गया है। जब यहां पे माई पजेसिव केस दिखा रहा है तो योर से काम हो सकता है, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। योर ग्रेड इज वर्स देन माइन, ठीक है, तो यहां पे आपको देन लगा दिया आपने, देखिए पजेसिव केस लगा दिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलती मत करना। आगे आओ। द पैसिफिक ओशियन इज डीपर देन द आर्कटिक ओशियन, ठीक है। अच्छा, अब एक बात सोच रहा, अगर मान लो मुझे ये दिखाना है कि पैसिफिक ओशियन दुनिया का सबसे ज्यादा गहरा ओशियन है, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट टू ऑल द ओशियन। अब जैसे लिखा है यू आर मोर पोलाइट देन जतिन, आप जतिन से ज्यादा पोलाइट है, अभी अभी मैंने मोर सिखाया आपको, है ना। अब मुझे ऐसा दिखाना है कि आप सबसे ज्यादा पोलाइट है, जितने भी लोग यहां पे हैं उनमें से सबसे ज्यादा पोलाइट कौन है, सर आप हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, यू आर द मोस्ट पोलाइट टू जतिन, ठीक है। माई ब्रदर इज टॉलर देन आई एम बट ही इज ओल्डर टू, कंपेरेटिव डिग्री है कि भाई मेरा भाई मुझसे ज्यादा लंबा है और वह मुझसे बड़ा भी तो है। टू जब लास्ट में लग जाए तो इसका मतलब भी होता है, और ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये सिखाऊंगा कब, जब आपका आएगा एडवर्ब, और वो आपका नेक्स्ट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए कहानी को बढ़ाते हैं आगे। अ रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन अ डेजी, देखिए अभी अभी आपको समझाया था मोर का, कंपेरेटिव डिग्री ईआर वगैरह नहीं लगा। द अर्थ इज लार्जर देन मून, जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो किसने, चंद्रमा से बड़ी है। अच्छा, अगर मान लो अर्थ सारे प्लेनेट से बड़ी होती तो भाई लार्जेस्ट हो जाता, और मैं वहां पे द लगा देता। लर्निंग जापानीज इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग फ्रेंच, तो क्या होना, जापानीज सीखना ज्यादा डिफिकल्ट है फ्रेंच सीखने से, ठीक है। तो सर हमने यहां तक देख लिया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को, हमने टाइप्स देखे, ठीक है। टाइप्स हमने कौन कौन से टाइप्स देखे, सबसे पहले तो हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमने बात करी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हमने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री की बात करी, और हमने ये वाला चार्ट देखा। अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने वाला हूं, जहां पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। और अब हम सीखेंगे फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। कंफ्यूजन पता है क्यों होता है, दो रीजन है, एक या तो हमने रटा हुआ है, दूसरा हमने कभी कनेक्ट करके नहीं पढ़ा होता। तो अभी जो हम सीखने वाले हैं, तो सर ये रटेंगे नहीं, मैं इसको भी एक चार्ट के थ्रू, एक फोटो के थ्रू आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना, कभी भी गड़बड़ होगी नहीं। आपके सामने एक बकेट है, आप इसे गिलास मान सकते हो, ठीक है। पहली चीज, अगर बात आती है लिटिल की, तो मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाया था, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप लगाते हैं लिटिल, याद रखना। इसके बाद बात आती है फ्यू की, तो भी फिर वही काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात, तो फ्यू के साथ या फ्यू आप काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। ये दो बातें समझ में आ गई। तो मतलब लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल हो तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू हो तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ये वाली बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब आगे की कहानी को समझते हैं। जब बात आती है फ्यू और लिटिल की, मैं सिर्फ फ्यू और लिटिल की बात कर रहा हूं, तो ये ऐसा समझ लो कि जो सबसे कम है, ना के बराबर, जहां देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ना, ये वाला पार्ट, मतलब जब सबसे कम हो, ना के बराबर हो, तो आपका फ्यू लिटिल होता है। इसके बाद मान के चलो कि लगभग आधा है, दिख रही है, ये हाईलाइट कर रहा हूं जिसे, अगर लगभग आधा है तो यहां पे आप यूज करेंगे आ फ्यू और आ लिटिल, ठीक है। आप क्या यूज कर सकते हैं, आ फ्यू और आ लिटिल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं द लिटिल की। तो देखिए द लिटिल ऐसा है कि पूरा तो नहीं है, लेकिन उतना है जितने में मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं है, यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक है तुम्हारे पास, तुम्हें जो लाइन दिख रही है, मैं जिसे हाईलाइट कर रहा हूं यहां तक, ये नीचे वाले छोर से लेके यहां तक पूरा है ये, लेकिन देखो पूरा नहीं है, जो ऊपर का भी कुछ हिस्सा ये खाली दिख रहा होगा आपको,
ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इतना पूरा नहीं है, मतलब 100% नहीं है, बट 90-95% है। ओके, 90-95% है। तो ये वाला जो पार्ट बना, ये आपका द लिटिल और द फ्यू बनता है। ये चार्ट दिमाग में रह गया ना, कभी नहीं भूलोगे। लेकिन वही है कि रटने बैठ गए, लिटिल मतलब सबसे कम और ऐसा वैसा ना, चार्ट दिमाग में रखो, ये पिक्चर दिमाग में रखो, गलतियां नहीं होंगी। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ लिटिल को लिखा है देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट, ठीक है। मतलब आपकी जो बकेट है उसमें ना के बराबर पानी। अभी अभी ये बकेट समझाई, तो बिल्कुल ये सबसे नीचे वाले इतने में पानी है जो हाईलाइट होके दिख रहा है, इतना। अगर मैं आ लिटिल बोल देता तो मतलब इतना पानी है, और द लिटिल बोल देता तो लगभग इतना पानी है। ओके, ही हैज लिटिल कॉमन सेंस, यहाँ पे स्पेस होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो जैसे अगर कोई बोल रहा है ही हैज लिटिल कॉमन सेंस, इसका मतलब कि उसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है। थोड़ा सा मतलब लगभग या फिर ना के बराबर कॉमन सेंस है। वही बकेट वाला एग्जांपल। आगे आओ, फिर लिखा है आ लिटिल। देखिएगा ध्यान से, बकेट को दिमाग में फिर बिठा लो, ठीक है। अगर आपके सामने बकेट है, ये रही बकेट, अब इमेजिन कर लेना। द काफ इज मेड टू ड्रिंक अ लिटिल मिल्क, ठीक है। तो काफ जो होता है उसको क्या किया गया भाई, थोड़ा सा दूध पिलाया गया। तो यहां पे थोड़ा सा मतलब लगभग इतना, या आधा कह लो, या आधे से थोड़ा सा कम कह लो, इतना। देखो एग्जैक्टली नहीं होता है कि तुम उसको मान लो कि नहीं आधा ही होता है, आधे से थोड़ा कम, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। द लिखा है द लिटिल केयर सेव द एक्सीडेंट, तो मतलब मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है, आप बोल रहे हो आ लिटिल केयर, मतलब जैसे मान लो हम लोग हैं, हम लोग 20-22 साल 25 साल के जो लोग हैं, हम लोगों की बहुत ज्यादा केयर नहीं लगती, थोड़ा बहुत बीमार होंगे, 2-4 दवा दे दी जाती है, उसके बाद बस। लेकिन अब वहीं अगर बच्चा होगा तो उसके साथ आप द लिटिल लगाओगे, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उसके लिए आप द लिटिल लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो भी तो असहाय हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? सिचुएशन के हिसाब से आ लिटिल द लिटिल को यूज किया जाता है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ यू सक्सेस, मतलब इतनी होप है, काफी मेहनत करी है लेकिन अभी भी थोड़ी कमजोरी है, लेकिन होप है कि तुम कर सकते हो। ओके, द लिटिल कर दे तो मतलब अब तो होना ही है, ऐसा वाला पार्ट है। अब किस्मत ही ना खराब हो, नहीं तो बस हो गया सिलेक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी बात। आगे करते हैं द लिटिल। द लिटिल क्या है? द लिटिल मतलब आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी आई हैड अर्न, तो मतलब अगेन बकेट, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन बनी यहां से लेके ये जो मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूं ना स्क्रीन पे, ये हो गया, मतलब मैंने इतना पैसा कमाया था, बहुत ज्यादा, मतलब इतना, वो मैंने सारा खो दिया है, इसका मतलब ये है द लिटिल का। द लिटिल मनी आई सेव्ड इज स्पेंट, मतलब इतना पैसा जो मैंने कमाया था वो मैंने खो दिया। अगर आप बोलते हो लिटिल मनी आई हैव, मतलब मेरे पर ना के बराबर है, तुम्हें घर जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं, तुम्हारे पास 10 रुपए पड़े, तुम बोल रहे हो आ लिटिल, तो मतलब तुम्हारे घर जाने के 100 रुपए लगते हैं, तुम्हारे पास 50-60 रुपए पड़े, ठीक है। आगे लिखा है द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड वॉज डिसबिलीव्ड, तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, द लिटिल मतलब मेरे पास जितना भी डेटा था, सब कुछ, लगभग सब कुछ, वह क्या हो गया, डिसबिलीव्ड हो गया, अब उसे माना नहीं जा रहा है। बात समझ में आ गई यहां तक? कंफर्म? पक्का? चलिए अब बात करते हैं हम लोग फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू की। ये भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इसको समझते हैं ये कैसे यूज होगा। तो देखिए फ्यू, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई, वही वाली बात, बकेट याद करा दूंगा ध्यान से। तो देखो ये है बकेट, अब बकेट को भी समझ लो। यहां पे अगर फ्यू की बात होती, मैंने क्या बताया कि जिसको काउंट किया जा सके। देखिए ऊपर जितने भी एग्जांपल्स आए, आप पीछे करके देखिए, आपको जितने भी डाउन दिखे होंगे सारे अनकाउंटेबल है, जिसे आप गिन नहीं सकते। लेकिन अब फ्यू की बात करूंगा तो आपको उतने ही मिलेंगे जिन्हें आप गिन सकते हैं। जैसे लिखा है आई हैव फ्यू बुक्स, मतलब मेरे पास बहुत कम बुक्स हैं, इतनी, ये वाला पार्ट। एक बुक्स गिन सकते हो कि नहीं? भाई दुनिया में कितनी भी बुक्स हो आप गिन सकते हैं, अनगिनत नहीं हो सकती, सारे पब्लिकेशंस के बाद नंबर होगा। फ्यू बॉयज कैन सॉल्व दिस सम, मतलब ये जो गुणा भाग है इसको कौन कर सकता है? कुछ लोग कर सकते हैं, मतलब भाई वही ये वाला पार्ट हो गया, ना के बराबर या बहुत कम, मतलब अगर 50 लोग हैं तो उसमें से 2-3 लोग कर सकते हैं। फ्यू बॉयज गॉट फर्स्ट डिवीजन, कुछ बच्चे क्या पाए?
फर्स्ट डिवीजन पाए, फ्यू बॉयज गॉट फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, अगर मैं आ फ्यू कर दूं तो मतलब लगभग आधे लोग, ठीक है। एक आइडिया, नंबर आपको पता होता है, उस हिसाब से आप बात करते हो। यहां पे क्या है, ये एक तरह से आप समझ लो कि इंडेफिनिट जो आपका पार्ट बनता है, उसी के हिसाब से मैंने आपको इंडेफिनिट नंबर वाला पार्ट समझाया था कल, अगर याद हो तो। इसमें नंबर एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको एक रफ आइडिया होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आपका आ फ्यू पे। अब देखिए, बुक्स पे ही एग्जांपल दूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। आई हैव अ फ्यू बुक्स, तो मतलब मेरे पास कुछ बुक्स हैं। वही बकेट, याद करो, ये आदि बुक्स, ओके। आई हैव अ फ्यू बुक्स, आ फ्यू स्टूडेंट कैन राइट इंग्लिश, आ फ्यू, ठीक है। मतलब मान लो वही 40-50 लोग हैं, उनमें से आपके पास 20-25 लोग हो गए। एंड राम स्टेड विद मी फॉर अ फ्यू डेज, तो मतलब राम मेरे साथ रुका कुछ दिन। कुछ दिन मतलब हो सकता है 7-8 दिन रुका हो। क्लियर हो गई बात। एक नंबर जो आप डिसाइड करते हैं, कम ज्यादा आपके हिसाब से, क्योंकि आपके हिसाब से 500 रुपए बहुत हो सकते हैं, अंबानी के हिसाब से 5 करोड़ कुछ नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसके लिए फ्यू हो सकता है और आपके लिए द फ्यू हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं द फ्यू की। आई हैव रेड द फ्यू बुक आई हैड, तो मतलब मेरे पास जितनी किताबें थी उनमें से मैंने सारी पढ़ ली है, या लगभग सारी पढ़ ली है, ये वाला पार्ट है। ही हैज डिजर्टेड द फ्यू फ्रेंड ही हैड, ठीक है। तो उसने, उसके जितने भी दोस्त थे उसने उनको क्या कर दिया, उसने उनको डेजर्ट कर दिया। अब ये डेजर्ट क्या है, डेजर्ट का मतलब ऐसा है क्या जो आपका रेगिस्तान होता है, नहीं सर। इसका मतलब होता है बगाना, इसका मतलब होता है आपका सहारा सॉरी खूबी बताना। बात समझ आ गई। या इसका मतलब ऐसा भी होता है कि छोड़ के भाग जाना, कई मीनिंग है इसके, ओके। चलिए, आई लॉस्ट द फ्यू शर्ट आई हैड, तो मतलब मेरे पास जितने भी शर्ट थी मैंने खो दी है। हो सकता है तुम्हारा बैग ही चोरी हो गया हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं मच एंड मैनी की। अब आप, वही डिपेंड करता है कि आपने पिछले वीडियोस को कितना अच्छे तरीके से सीखा है। दिमाग में बिठा लो, मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है और मैनी काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, वॉज देयर मच रेन लास्ट इवनिंग, सिंपल सी बात समझो। रेन क्या है, रेन एक नाउन है। अब इसके पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव होगा, वेरी गुड। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप रेन को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो सीधी सी बात क्या हो गई कि आप यहां पे मच लगाओगे। एग्जामिनर आपको मैनी लगा के दे देगा, वो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। क्या रात में काफी रेन थी कल रात में, ठीक है। वी हैव मच अमाउंट टू स्पेंड ऑन क्लॉथिंग, तो मतलब हमारे पास काफी पैसा है। अब काफी पैसा क्या, हमें नंबर नहीं बता रहे, लेकिन हम कह रहे हैं पैसा है। जैसे मान लो ऐसे कि कितने पैसे, हाँ भाई थोड़े बहुत पड़े हैं, तो अब आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं ना, उन्हें बात समझाई थी मैंने आपको। अच्छा, एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जितना पहले पढ़ते आ रहे हो वो जुड़ता चला जा रहा है। इसी तरीके से तो सीखते हैं, ठीक है। मैनी पीपुल केम टू सी द फेयर, अब देखिए लोगों को गिना जा सकता है भाई, इस दुनिया की पॉपुलेशन 700 बिलियन है, तो ऑफकोर्स हर इंसान को गिना जा सकता है, अनगिनत तो नहीं हो सकते। तो मैनी पीपुल केम टू सी द फेयर, काफी सारे लोग आए क्या देखने, फेयर देखने आए। देयर आर मैनी फ्लावर प्लांट इन द पार्क, तो काफी सारे क्या है, फ्लावर प्लांट है। अब ऑफकोर्स आपके घर में अगर पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, तो आप उन्हें गिन सकते हैं ना, या पार्क में लगे हैं तो गिन सकते हैं ना। तो आपने यहां पे मैनी लगा दिया। तो this is how we learn how to use much and many, and we learn how to use few, a few, the few, little, a little, the little. इसके बाद मैं आपको एक दो बातें और भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा। अब हम बात करेंगे आपका एल्डर वर्सेस ओल्डेस्ट की, या आप इसे कह लीजिए एल्डर वर्सेस ओल्डर की, ठीक है। ये कैसे यूज होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी, सो आई मेड इट राइट। तो अब इसे देख लेते हैं, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, जब बात सेम ब्लड की करी जाती है, समझिएगा, जब बात सेम ब्लड की करी जाती है तो हम एल्डर या एल्डेस्ट को यूज करते हैं। जब सेम ब्लड का ना हो, सेम ब्लड मतलब एक ही पेरेंट होना, तो हम ओल्डर को यूज करते हैं,
ओके, तो लाइक माई एल्डर ब्रदर लव्स मी, तो मेरा बड़ा भाई मुझे प्यार करता है। ओके, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव, एल्डर भी यहाँ पे एडजेक्टिव होगा क्योंकि बड़ा भाई, एंड लव्स मी प्यार करता है, सिंगुलर है तो लव्स हो गया। रमन इज एल्डर टू श्याम, तो रमन क्या है भाई, बड़ा है किससे, श्याम से। अच्छा, यहाँ दैन नहीं लगा, देखो कंपैरेटिव डिग्री है। तो देखिए सुन लीजिए मेरी बात को, पेन पेपर लेके बैठ जाओ और लिख लो दो चार बातें। अगर सीनियर, जूनियर, एल्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, सीनियर, जूनियर, एल्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसे वर्ड आए तो आप इनके साथ देन नहीं लगाते, आप इनके साथ टू लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि अपने आप में ईआर लेकर के चल रहे होते हैं, दोबारा इनके साथ ईआर लगा के देन जोड़ने का कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है। नाउ द एल्डेस्ट वाज ओनली 8 years ओल्ड, तो जो सबसे बड़ा है वो 8 साल बड़ा है। अब एक बात समझ लो, सबसे बड़ा मतलब जो कि उस परिवार में जो सबसे बड़ा होगा उसे, इसीलिए बोला द एल्डेस्ट। अच्छा, एक छोटा सा बताता हूं, कभी भी आपको एडजेक्टिव के साथ दा लग जाए, मिल जाए, तो समझ लेना पूरी की पूरी क्लास की बात करी जा रही है उसमें। ठीक है, वो कितना है, सिर्फ 8 साल का। सुमन इज माई एल्डेस्ट डॉटर, तो मतलब भाई आप पिता हो और सुमन एक लड़की है, आपकी सब 3-4 लड़कियां, या मे भी हो सकता है कि परिवार में सबसे बड़ी कौन है भाई, सुमन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। यहाँ सेम ब्लड की बात करी जा रही है, एक ही पेरेंट से होना। इसके बाद होता है आपका ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, तो ओल्डर एंड ओल्डेस्ट मतलब क्या है, यहां पे सेम ब्लड नहीं है, अलग अलग चीजों से हो सकता है। ये आपका एज में हो सकता है, इसके अलावा ये चीजों के लिए भी यूज किया जा सकता है, कौन चीज कितनी पुरानी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिल्ली, तो ऑफकोर्स ये दिल्ली का सबसे पुराना टेम्पल है, तो ये भी एज की ही बात होगी। हु इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली, समझने की बात करिएगा। देखिए जब एक फैमिली की बात करी जाती है तो वहां चाचा चाची ताऊ ताई भी होते हैं, तो उस सेंस में हम लोग ओल्डर को यूज करना पसंद करते हैं या ओल्डेस्ट को लगाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी की बात करी जा रही है। तो आप खुद बताओ, ये जो ओल्डेस्ट मैंने यूज किया या मेंबर के साथ ओल्डेस्ट यूज किया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री ही तो बना ना, बना कि नहीं बना। तो मतलब पूरी फैमिली में जितने लोगों में सबसे बड़ा कोई होगा, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री ही तो लगाएंगे। इसी तरीके से लिखा मैंने, राम इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, तो राम का एक दोस्त है, उससे ओल्डर कौन है, सीधी सी बात है, राम है। ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। एंड योर वॉच इज ओल्डर देन माइन, तो इसका मतलब मैं नहीं, मेरी घड़ी, तो तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी से ज्यादा ओल्डर है। इस बार पॉइंट क्लियर। और माइन वाली कॉन्सेप्ट मैं पहले भी समझा चुका हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम एडजेक्टिव के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट की। ठीक है, इनको देख लेते हैं क्या है, कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आई रीच द स्कूल लेटर देन शाम, देखिए अगर आप चीज नोटिस करिए तो ये जो लेटर है इससे टाइम का आइडिया लग रहा है, तो अगर LATER दिख जाए तो सर जी ये टाइम की बात बताएगा। आई रीच देयर लेटर, कहते नहीं है आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा, तो वहां पे LATER है और लेटर मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, टाइम की बात बता रहा है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट मतलब बिल्कुल अभी, जो सबसे पिछला हो, सबसे पिछला मतलब बिल्कुल अभी अभी का, जैसे लेटेस्ट मूवी, लेटेस्ट वेब सीरीज, लेटेस्ट सॉन्ग, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका ये वर्ड। ठीक है, तो व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हिम, तो मान लो अभी जैसे सुशांत सिंह की डेथ हुई है, तो सुशांत सिंह की डेथ के लिए अब जो लेटेस्ट न्यूज आई, जो सबसे नई न्यूज है, उसके लिए लेटेस्ट को यूज करते हैं। द लेटर चैप्टर, अब देखिए यहाँ पे डबल टी लगा है, लेटर चैप्टर ऑफ द नॉवेल आर इंटरेस्टिंग। लेट से आप एक नॉवेल का 5वां चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपने बोला कि 5वें के बाद वाला जो चैप्टर है ना, मे बी 6 हो सकता है आप 7वें की भी बात कर रहे हो, तो आप बोलो कि भाई वो बहुत अच्छा है। अब चैप्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आगे की जो चैप्टर्स है उनकी बात करोगा, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे हैज बीन कैंसल, तो क्या हुआ, लास्ट ट्रेन, आखिरी ट्रेन है वह क्या है, कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, इस दिन की जो आखिरी ट्रेन है वो कैंसिल हो चुकी है। द लास्ट ट्रेन ऑफ द डे हैज बीन कैंसिल। तो भाई हमने आज देखो काफी कुछ पढ़ा, हमने लेटर, लेटेस्ट की बात कर ली, ओल्डर, एल्डर की बात कर ली, इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से मच और मैनी को यूज करना है, फिर फ्यू, लिटिल की बात करी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करी, और कुछ इसके टाइप से उनकी बात करी।
तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। बहुत कुछ सीखा, अगला वीडियो में कुछ अच्छा सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।